नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने व्याकरण का चैप्टर चल रहा था, है ना दोस्तों। अपने संस्कृत व्याकरण का चैप्टर चल रहा था और दोस्तों उस संस्कृत व्याकरण के अंदर आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों संधि। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संधि। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज अपन पढ़ेंगे संधि। ये दोस्तों टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है जो आपके 9th और वैसे 8 से 10 तक है ना। मेन 9th और 10th के अंदर है, जो आपके 11th और 12th में भी है, संधि समास, है ना। तो संधि दोस्तों आपके आज अपना टॉपिक है संधि। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। जितना आप एक्साइटेड, उतना ही उत्साहित होकर पढ़ोगे उतना ही अच्छा होगा। और मैं ये चाहता हूं जो भी ये वीडियो देख रहा है वो इस वीडियो को पहले शेयर करें, है ना, और लाइक करें। लाइक और शेयर इन दोनों का बटन दबाएं दोस्तों। जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, संधि चैप्टर का पार्ट 1 है, शुरुआत कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को आप पहले लाइक कीजिए, फिर दोस्तों इसको शेयर कीजिए, है ना। दोस्तों संधि नाम भी बहुत अच्छा वर्ड है। देखो संधि, संधि के वैसे बहुत अर्थ निकलता है। संधि का मतलब यही होता है जोड़ना, दो देशों के बीच को आपस में जोड़ना, है ना। इसको भी अपन क्या बोलते हैं? संधि। यहाँ पे जुड़ा हुआ ना, ये क्या है? संधि, है ना। दो दोस्तों के बीच में सुझाव, आपस में गठबंधन, संधि है। आपस में मिलना संधि है। दो व्यक्तियों का आपस में मिलना भी क्या है दोस्तों? संधि है। अब अपने यहाँ दोस्तों व्याकरण की बात करें संधि, तो दोस्तों संधि में सम क्या है? सम क्या दोस्तों? सम है उपसर्ग। सम क्या दोस्तों? उपसर्ग। कोई आपसे पूछ ले कि संधि में उपसर्ग क्या है? संधि में उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों संधि में उपसर्ग है सम, है ना। और सम तो उपसर्ग हो गया। धातु कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे धातु है डुक्रिय, है ना। डुक्रिय दोस्तों यहाँ पे धा धातु है। डुक्रिय कौन सा धातु दोस्तों? यहाँ पे अपने धातु है डुक्रिय था धातु, है ना। सॉरी डुक्रिय नहीं दोस्तों, दुधाई। क्या है दोस्तों? गलती होगी, दुधाई, है ना। दुधाई धा धातु है दोस्तों। क्या है? धाई। तो क्या बन जाएगा? सम प्लस धा, है ना। फिर धा को धी हो जाता है दोस्तों। उपसर्ग के धों की एक सूत्र होता है ना। क्या था? उपसर्ग के धों की उस सूत्र के द्वारा आपको ई बन जाता है और संधि बन जाता है। लेकिन दोस्तों अपने सामान्य सी बात यह है कि ये नहीं पूछता अपने संधि कैसे बनता है। अपना क्वेश्चन ये है कि छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, 9th 10th में पढ़ रहे हैं, अपने कोई दिक्कत नहीं है कि संधि में क्या होता है। हाँ, ये अक्सर क्वेश्चन अपना यूं बनता है कि संधि में उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है। उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है। और धातु कौन सी है दोस्तों? धा धातु है। धा धातु कौन सी है दोस्तों? धा धातु है। पास में आ गई। अब अगली बात दोस्तों ये आता है कि संस्कृत में संधि किसको कहते हैं? तो कहता है वर्ण संधान संधि। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण संधान संधि, अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता को संधि कहते हैं। वर्णों की अत्यधिक निकटता, वर्णों की दोस्तों, शब्दों की तो समास में हो जाए, लेकिन वर्णों की अत्यधिक निकटता को वर्ण संधानम संधि, वर्णों की अत्यधिक निकटता को संधि कहते हैं। लेकिन दोस्तों महर्षि पाणिनि ने क्या कहा? किसने? पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने क्या कहा? महर्षि पाणिनि ने कहा परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता। क्या कहा दोस्तों? पर सन्निकर्ष संहिता। क्या कहा दोस्तों? परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की वही बात वही है। परः सन्निकर्ष संहिता, संहिता का मतलब होता है निकटता, समीपता, है ना, पास में। तो परः सन्निकर्ष संहिता यानी वर्णों की अत्यधिक निकटता को संधि कहते हैं। यूं भी द्वयोः वर्णयोः सार्थक मेलनम संधि कथ्यते, है ना। क्या कह रहे हैं? द्वयोः
वर्णयोः सार्थक मेलनम संधिः कथ्यते, है ना। दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। संधि किसको कहते हैं? द्वयोः वर्णयोः सार्थक मेलनम संधि कथ्यते, अर्थात दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। अब यहाँ बताओ, आपको डाउट है क्या? हालांकि आपके 9th 10th के अंदर संधि किसको कहते हैं ये नहीं पूछा जाता, आपके सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाता है ना, कि एग्जाम्पल दे दिया, संधि का विच्छेद करो और संधि का नाम लिखो, या संधि करो जोड़ो आपस में, संधि करो और संधि का नाम लिखो, है ना। दो ही आता है, संधि करो और संधि का नाम लिखो, विच्छेद करो और विच्छेद का नाम लिखो, इसमें संधि कौन सी है। लेकिन हमने ये पढ़ा, आपके ज्ञान के लिए पढ़ा कि संधि में उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है। धातु कौन सी है? धा धातु है। द्वि धातु नहीं होते दोस्तों, है ना। अब पूछ लिया आपसे धा धातु कौन सी होती है, तो टू धाएं धातु होती है। धा कौन सी होती है? टू धाएं धा धातु होती है। तो संधि में सम उपसर्ग हो गया, धा धातु हो गया। अब उसने कहा भाई संधि किसको कहते हैं, तो कह रहा है वर्ण संधानम संधि, दो वर्णों की अत्यधिक निकटता को संधि, या दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। फिर उसने क्या कहा कि पाणिनि के अनुसार संधि संधि किसको कहते हैं? पाणिनि के अनुसार संधि को किसको कहते हैं? तो पाणिनि कहता है पर सन्निकर्ष संहिता, है ना। तो कह रहा है वर्णों की अत्यधिक निकटता को, द्वयोः वर्णयोः, है ना, संहिता संधि, यानी दो वर्णों के अत्यधिक निकटता को दोस्तों संधि कहते हैं। दो वर्णों की अत्यधिक निकटता को दोस्तों संधि कहते हैं। फिर उसने क्या कहा दोस्तों कि संधि के कितने भाग होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। तो उसने कहा दोस्तों संधि के 3 भेद होते हैं, है ना। पहली संधि कौन सी होती है दोस्तों? स्वर संधि। कौन सी होती है दोस्तों? स्वर, है ना। पहले कौन सी होती है? स्वर। अब देखो दोस्तों, अपन यूं कहें, पहले संस्कृत में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे अच संधि। क्या बोलेंगे दोस्तों? अच संधि। अच संधि को दोस्तों हिंदी में अपने कहते हैं स्वर संधि, है ना। संस्कृत में कहते हैं अच, हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। दूसरा होता है दोस्तों, यहां हो जाएगा हल संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों? हल। हल को दोस्तों संस्कृत में कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन संधि। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन संधि। और तीसरी होती है दोस्तों विसर्ग संधि। विसर्ग को अपन दोस्तों विसर्ग ही कहते हैं। विसर्ग क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग को विसर्ग ही कहते हैं। यहां देखो दोस्तों अपने संधि के पार्ट, है ना। संधि के कितने भेद होते हैं? सामान्य सी बात है, संधि के साथ 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी? अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बस में आ गई। अब देखो दोस्तों, बात अगर अपन 10th की करें, कौन सी क्लास करें दोस्तों? 10th क्लास की बात करें, है ना। यदि अपन दोस्तों 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास के अंदर दोस्तों आपके अच संधि भी आती है, हल संधि भी आती है और विसर्ग संधि भी आती है। ये तीनों संधियां दोस्तों आपके 10th में आती है। लेकिन दोस्तों 9th के अंदर दोस्तों आपकी स्वर संधि आती है और विसर्ग संधि आती है। हल संधि दोस्तों बहुत कम आती है। हाँ, हल संधि की आती है ना आपके ये संधि दोस्तों आपके हल में भी आती है। कहने का मतलब ये तीनों जो संधियां हैं दोस्तों आपके 9th क्लास में भी आती है ना, और 10th क्लास में भी आती है। 9th और 10th दोनों में आती है दोस्तों। आगे अपन इसका विवरण पढ़ेंगे अभी विस्तार से, है ना। स्वर संधि किसे कहते हैं दोस्तों? द्वयो स्वरयो, यानी दो स्वरों के मेल को दोस्तों स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसको कहते हैं? दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। और फिर आगे हल संधि यानी व्यंजन। तो कह रहे स्वर के बाद में व्यंजन हो, व्यंजन के सामने व्यंजन हो या व्यंजन के बाद में स्वर हो, तो भी अपन उसको दोस्तों व्यंजन संधि कहते हैं। फिर कह रहा दोस्तों विसर्ग संधि। तो कह रहे विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। हालांकि अभी मैंने आपको कहा था ये अपने
किसको कहते हैं, ऐसा अपने नहीं पूछता एग्जाम में। एग्जाम में अपने ऐसा नहीं पूछता कि स्वर संधि किसको कहते हैं, विसर्ग संधि किसको कहते हैं। हाँ, हिंदी में आपके पूछता है ना, ये संधि किसकी है और इस संधि को बताओ, इस संधि को क्या कहते हैं, ऐसा दोस्तों आपके हिंदी में पूछता है, लेकिन संस्कृत में नहीं पूछता। अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे, अभी इसको मैं दोस्तों आपको दोबारा पूरा बता रहा हूं, है ना। तो क्या कह रहा है, संधि क्या कह रहा है दोस्तों, संधि कह रहा है। तो अभी अपन ने पढ़ा, है ना, पाणिनि के अनुसार संधि को क्या कहते हैं, परः सन्निकर्ष संहिता। पाणिनि के अनुसार क्या कहते हैं दोस्तों, परः सन्निकर्ष संहिता। पाणिनि के अनुसार क्या कहते हैं दोस्तों, पाणिनि के अनुसार कहते हैं परः सन्निकर्ष संहिता। क्या कहते हैं दोस्तों, परः सन्निकर्ष संहिता। क्या कहते हैं, परः सन्निकर्ष संहिता। अब क्या कह रहा है दोस्तों, अभी अपन ने पढ़ा था संधि, पढ़ी ना दोस्तों, संधि के भाग या भेद, संधि के भाग या भेद या पाठ। अब संधि के कितने भेद होते हैं, अभी अपन ने पढ़ा दोस्तों। सबसे पहले होती है अच संधि। क्या होती है दोस्तों, अच। अच को क्या कहते हैं दोस्तों, अपन स्वर कहते हैं, है ना। फिर क्या होती पढ़ी दोस्तों, फिर अपन ने पढ़ी दोस्तों हल। हल को क्या कहते हैं दोस्तों, हल को कहते हैं व्यंजन। हल को क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजन। हल के बाद दोस्तों अपन ने पढ़ा विसर्ग। क्या पढ़ा दोस्तों, विसर्ग। और विसर्ग को दोस्तों विसर्ग संधि ही कहते हैं। अच में पढ़ा था अपन ने, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि या संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद में व्यंजन हो या व्यंजन के बाद में स्वर हो तो उसको अपन हल संधि या व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। किसके स्थान पर दोस्तों, विसर्ग के स्थान पर। किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अब चलो दोस्तों, अब क्या कह रहा है दोस्तों, मैं ये बता रहा हूं, संधि के पाठ बता रहा हूं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहला आता है अच संधि। अच संधि का मतलब स्वर संधि। अब स्वर संधि के दोस्तों भेद कौन कौन से होते हैं। पहला भेद अच संधि के अंदर दोस्तों पहला भेद होता है दीर्घ स्वर संधि। क्या होती है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ अच संधि, दीर्घ संधि, है ना। सबसे पहले क्या होती है, दीर्घ संधि, है ना। दीर्घ संधि के बाद में दोस्तों अपना आता है गुण संधि। क्या आती है दोस्तों, दीर्घ गुण, गुण स्वर संधि। क्या आती है दोस्तों, गुण स्वर संधि। गुण के बाद में दोस्तों अपनी तीसरी आती है वृद्धि संधि। क्या आती है दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि। क्या आती है दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि संधि के बाद में दोस्तों अपने आती है यण संधि। क्या आती है दोस्तों, यण स्वर संधि। क्या आती है दोस्तों, यण स्वर संधि। वृद्धि के बाद क्या दोस्तों, यण स्वर संधि। और यण के बाद में दोस्तों अपने लास्ट आती है अयादि। क्या आती है दोस्तों, अयादि स्वर संधि, है ना। लेकिन दोस्तों संस्कृत में अपने वैसे तो 8 भाग बता रखे हैं। अच्छा, कितने भाग बताए दोस्तों, 8, है ना। फिर क्या आते दोस्तों, पूर्व रूप। क्या आते दोस्तों, पूर्व रूप स्वर संधि, है ना। और पूर्व रूप के बाद में आती है दोस्तों पर रूप। क्या आती है, पर रूप स्वर संधि। और लास्ट में होती है दोस्तों 8वीं होती है आपकी प्रकृति भाव। क्या होती है दोस्तों, प्रकृति भाव स्वर संधि। लास्ट क्या थे दोस्तों, प्रकृति भाव स्वर संधि। अब देखो दोस्तों, ये सारी संधियां आपके अभी 10th में थी, है ना। दीर्घ भी थी, गुण भी थी, वृद्धि भी थी, यण भी थी, अयद थी, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। 8 की 8 दोस्तों आपके 8th क्लास के सिलेबस में थी और है और रहेगी। जब तक आप पढ़ोगे तब तक रहेगी। लेकिन 9th के अंदर दोस्तों आपके अयादि तक ही थी, पूर्व रूप और पर रूप नहीं थी। अब नेक्स्ट ईयर जब कोर्स चेंज होगा, हो सकता है आपको वापस पूरी लगा दे, है ना। फिर चलते हैं दोस्तों अपन पास में आगे। तो अच संधि में कौन सी दोस्तों, दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, वृद्धि हो गई, यण हो गई, अयादि हो गई, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। और क्या होगी दोस्तों, प्रकृति भाव। ये आपकी संधियां होगी। हल संधि में क्या कह रहा है दोस्तों, हल संधि में सबसे पहले आपके कह रहा है ष्टुत्व संधि। क्या कह रहा है दोस्तों, ष्टुत्व संधि। फिर कह रहा है दोस्तों ष्टुत्व संधि।
क्या क्या है दोस्तों, ष्टुत्व संधि। फिर क्या क्या है दोस्तों, तीसरे नंबर पर आपके कहता है दोस्तों जसत्व संधि। क्या क्या है दोस्तों, जसत्व संधि, है ना, जसत्व हल संधि भी बोल सकते हैं अपन, है ना, जसत्व हल संधि। चौथी हो जाएगी दोस्तों आपकी अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि, अनुनासिक, है ना। पांचवी हो जाएगी दोस्तों आपके अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि, है ना। ष्टुत्व, जसत्व, अनुनासिक, अनुस्वार, और एक और है दोस्तों, छठी हो जाएगी आपके पर सवर्ण संधि, है ना, पर सवर्ण संधि जोड़ते हैं आप, है ना। यहाँ पे क्या जोड़ दो, संधि, अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि, जसत्व संधि, ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि और हल संधि। ये आपके दोस्तों संधियां होगी, और भी है लेकिन मेन आपकी इतनी है, पर सवर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, जसत्व, ष्टुत्व, ष्टुत्व। ठीक है। फिर चले दोस्तों अपन विसर्ग संधि के अंदर। अब देखो दोस्तों, हिंदी में विसर्ग बोलते हैं और संस्कृत में भी विसर्ग ही बोलते हैं, तो विसर्ग को दोनों में विसर्ग ही बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आती है दोस्तों आपके उत्व विसर्ग संधि। कौन सी है दोस्तों, उत्व विसर्ग संधि। कौन सी आती है दोस्तों, उत्व विसर्ग संधि। सबसे पहले कौन सी संधि आएगी दोस्तों इसमें, उत्व विसर्ग संधि। कौन सी आएगी दोस्तों, उत्व विसर्ग संधि। फिर क्या करें दोस्तों, फिर आगे इसमें सत्व विसर्ग संधि। क्या आएगी दोस्तों, सत्व विसर्ग संधि। तीसरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, उत्व, सत्व, ऋत्व, है ना, ऋत्व विसर्ग संधि। क्या हो जाएगी दोस्तों, विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग संधि। और लास्ट हो जाएगा दोस्तों इस विसर्ग, क्या हो जाएगा दोस्तों, लोप विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, लोप विसर्ग संधि। तो संधियां तीन होगी, है ना, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के दोस्तों अपन ने 8 वे देखे, हल संधि के दोस्तों अपन ने 6 वे देखे, और विसर्ग संधि के दोस्तों अपन ने 4 वे देखे, यानी दो माइनस हो गए। इसके अंदर दोस्तों अपन सारे रूप पढ़ेंगे, इसके अंदर भी दोस्तों अपन सारे रूप पढ़ेंगे, और इसके अंदर भी दोस्तों अपन सारे रूप पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपने ये मैट्रिक पढ़ लिया तो 9th और 10th दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं है, और 12th में भी दोस्तों 11th 12th में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप दोस्तों हर एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। बात में भी दोस्तों अब चलो करते हैं दोस्तों अपना पहला टॉपिक का नाम है दीर्घ स्वर संधि। चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपन। अगली पढ़ते हैं दोस्तों यण दीर्घ संधि। दोस्तों तो कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे दोस्तों, पहले अपन पढ़ेंगे यण संधि। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यण संधि। हाँ दोस्तों 10th में आपके पहले यण दे रखी है, कोई बात नहीं। यण संधि देखो पहला क्या करें, यण संधि। अब दोस्तों यण संधि के अंदर एक सूत्र होता है, क्या होता है, इको यणची। क्या सूत्र है दोस्तों, इको यणची। सूत्र क्या होता है दोस्तों, इको यणची। ये सूत्र क्या कहता है, इकः स्थाने यण स्यात् अचि परे। इकः स्थाने, इक के स्थान पर यण हो जाता है, इक के स्थान पर यण हो जाता है, अच्छी परे। अच का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वर। यानी क्या कहता है, इक के स्थान पर, क्या कहता है दोस्तों, इक के स्थान पर यण हो जाता है। इक के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है, यण हो जाता है। फिर कहता है अच्छी परे, मतलब स्वर के परे रहते। अच का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर अच का मतलब होता है स्वर। इक के परे रहते। अब इक महेश्वरी सूत्र लिखवाए दोस्तों मैंने आपको, अ ई उण री लिक। चलो एक बार आप यहाँ देखो महेश्वरी सूत्र मैंने क्या लिखवाया, अ ई उण री लिक ए ओंग, है ना, आई औच। अब देखो आई औच। अब यहाँ क्या करें, ये करें अ से लेकर के च को क्या कहता है, अच।
तो अ से लेकर के च तक जो भी वर्ण आ रहे हैं ना दोस्तों, वो होते हैं अच 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 यानी स्वर हो गए। अब फिर कह रहा है कि माहेश्वरी सूत्र के अंदर जो अंतिम वर्ण होता है ना, क ङ च, वो अंतिम वर्ण क्या होता है दोस्तों? वो अंतिम वर्ण क्या होता है? हलंत, है ना, अर्थात हलंत होता है, उस हलंत का लोप हो जाता है। अंतिम स्वर हलंत होता है, ये स्वर तो कभी हलंत होते ही नहीं है, लेकिन ये तो व्यंजन है। च ङ क ण कौन है? ये व्यंजन है। उसने स्वर की बात की, लेकिन फिर भी वो कहता है, क्या कहता है? वो कहता है माहेश्वरी सूत्र के अंदर, माहेश्वरी सूत्र के अंदर जो अंतिम वर्ण होता है, उस अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है, तो न क न च का लोप हो जाता है। अब देखो दोस्तों, अ ई उ री री ए ओ आई और औ, च काउंट नहीं करना, लास्ट वाले वर्ण काउंट नहीं करते। तो च तक जो वर्ण आते हैं उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। हलंत का मतलब, इस हलंत का क्या है दोस्तों? लोप हो जाता है। हलंत का लोप हो जाता है, हलंत वालों का लोप हो जाता है। तो अ ई उ री री ए ओ आई औ, ये सारे क्या दोस्तों? स्वर हो गए। 2 4 6 2 8 1 9 9 हो गए। ये 9 के 9 वर्ण क्या हो गए दोस्तों? स्वर हो गए। अब वो कह रहा है इक, इक के स्थान पर यण। अब इक यानी ई से लेकर इक्का तक, ई कौन है दोस्तों? ई उ री और ली, ली आ गया। अ ई उ री और ली, सॉरी इक बोले ना, ई उ री ली, ई उ री ली का आ गया, काउंट नहीं करा तो इक कौन हो गया? ई उ री ली, इक हो गया। अब क्या करे? इक के स्थान पर यण हो जाता है, यण। अब यण हो जाता है, अब तो फिर आपको आगे लिखना पड़ेगा। ए ओम, है ना, ए ओम आई औच, ह य व र ट। तो ये क्या कहता है? यण। इक के स्थान यण हो जाता है, य से लेकर के ण तक, ह य, है ना, ह य व र ट लण, लण हो गया। तो क्या करें? इक के स्थान यण, यण का मतलब य से लेकर के ण तक। तो य कहां है? ये रहा य। तो य व र ल, य व र ल। तो ये क्या करे? य व र ल हो जाता है। क्या करे? इक के स्थान पर य र, इक के स्थान पर यण हो जाता है, मतलब ई उ री री के स्थान पर य व र ल। तो ई को क्या बन जाएगा? य, उ को क्या बन जाएगा? व, री को क्या बन जाएगा? र, और ली को क्या बन जाए दोस्तों? ल। और अभी मैंने आपको कहा था अंतिम वर्ण क्या हो जाता है? हलंत, हलंत का क्या जाएगा? लोप। तो लास्ट वाले वर्ण को काउंट नहीं करेंगे। अभी मैंने कहा था ना कि लास्ट वाले वर्ण को क्या करेंगे दोस्तों? काउंट नहीं करेंगे। हलंत का क्या जाएगा? लोप। तो ट का लोप, ण का लोप, इसको काउंट करेंगे नहीं। तो देखो दोस्तों, जो सीक्वेंस यहां चल रही थी ई उ री री, वो की वही दोस्तों य व र ल पे चलेगी, य व र ल, है ना। तो ई को य, ओ को व, री को र, ली को ल। हाँ, आप तो पूछ रहे हो, हाँ यह सही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है यहाँ पे छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पे छोटा ओ भी हो सकता है और बड़ा ओ भी हो सकता है। यहाँ पे छोटी री और बड़ी री भी हो सकती है, और ली दोस्तों एक ही होता है। बात सुने है नहीं? यानी यण संधि में होता है इक के स्थान पर यण। तो इक कौन हो गया? ई उ री ली का काउंट नहीं करते। अब इसके स्थान पर यण हो गया। यण कौन हो गया दोस्तों? य व र ल काउंट, ट काउंट नहीं होता, ल हो जाए, ण काउंट नहीं होता। तो य व र ल, य व र ल, य व र ल हो जाएगा। आगे बात में कर दूं रफ इसको। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि माहेश्वरी सूत्र याद करो, और इसलिए दोस्तों आपको 6th क्लास के अंदर माहेश्वरी सूत्र याद करवाए जाते हैं। और जो भी टीचर आता है आपको, जब तक आप 10th क्लास में पढ़ते हो तब तक आपको माहेश्वरी सूत्र याद करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिना माहेश्वरी सूत्र के दोस्तों व्याकरण की रचना नहीं होती। क्योंकि व्याकरण की रचना दोस्तों माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा ही हुई है। व्याकरण की रचना किसके द्वारा हुई है दोस्तों? माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा हो रही है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना आप पॉज के बाद में देख भी सकते हो। और मैं इसको दोस्तों भी रफ कर रहा हूं।
अब देखो दोस्तों, तो यण संधि क्या कहता है दोस्तों? यण संधि कहता है कि ई को य हो जाता है, ऊ को व हो जाता है, री को र हो जाता है और ली को ल हो जाता है। अब ये चीज मेरे को लिखने की आवश्यकता भी नहीं है और ये चीज दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। किसको समझ में नहीं आई वो देख लो, बाकी मेरे हिसाब से आपको सारों को समझ में आ गया है कि यण संधि में क्या होता है दोस्तों। यण संधि में होता है ई को य हो जाता है, ऊ को व हो जाता है, री को र हो जाता है और ली को ल हो जाता है। इसमें मेरे ख्याल में किसी को भी डाउट नहीं है। आगे बात सुने, चलो दोस्तों आगे। अब दोस्तों आप अपन एग्जाम्पल लेते हैं। ले एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल के अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और पहला एग्जाम्पल जो अपने पेपर में देखा जाता है 8 से लेकर के 12 तक, है ना, वो 8 में भी आता है, 9th में भी आता है और 10th में भी आता है। क्या आता है दोस्तों? कहता है प्रति प्लस 1। पहला एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। अब यण संधि क्या कहते हैं दोस्तों? पहले इसको थोड़ा समझ लेते हो। ई के स्थान में यण हो जाता है तो अभी क्या होगा दोस्तों? चलो अपन इसी एग्जाम्पल के द्वारा अपन सीख लेते हैं। अब क्या होगा? पेपर में आ गया प्रति प्लस 1। क्या है दोस्तों? प्रति प्लस 1 आ गया। अब वो कह रहा है इसका संधि करो। क्या करो? संधि। संधि का मतलब जोड़ना, मिलाना, अटैच करना आपस में, है ना। तो यार संधि, है ना, तो क्या है? संधि करो, है ना। तो पेपर में आ गया प्रति प्लस 1। क्या आ गया दोस्तों? पेपर में आ गया प्रति प्लस 1। अब वो कह इसका संधि करो, तो अपने संधि करो। तो अपन ने क्या देखा? ये चीज है दोस्तों आपके समझने वाली। अभी जो मैं बता रहा हूं ना, ये चीज दोस्तों वास्तव में है आपके समझने के लिए। अब इसको जो मैं बता रहा हूं इसको आप अच्छी तरह से समझो। ये समझ में आ गया तो फिर आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या कह रहा है दोस्तों? प्रति। अब देखो दोस्तों, जब अपनी यण संधि होती है तो पूर्व के अंत में ई की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, री की मात्रा होती है और ली की। तो यहाँ पे किसकी मात्रा है दोस्तों? ई की मात्रा है या नहीं है? ई की मात्रा है। तो कहता है इस साइड में ई की मात्रा और सामने अच्छी परे स्वर हो। चलो एक बार आप थोड़ा और समझ लो, है ना। इस एग्जाम्पल को दोस्तों अपन बाद में करवाते हैं, पहला थोड़ा और समझ लो। क्या कह रहा है यण संधि में? क्या कहता है? क्या कहता है? छोटी या फिर बड़ी, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, छोटी री या फिर बड़ी री या ली के, अच्छा वैसे लिखूं क्या? लिख दो, यहाँ लिख दो पूर्व पद के अंत में। चलो वैसे लिख दो। क्या करें वो? क्या कर रहा है? देख लो, पूर्व पद के अंत में। किसके अंत में दोस्तों? पूर्व पद के अंत में छोटी हो या फिर बड़ी हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो, छोटी री हो या फिर बड़ी री हो या ली हो। ये कहां होना चाहिए दोस्तों? पूर्व पद के अंत में। किसके अंत में दोस्तों? पूर्व पद के अंत में। तो पूर्व पद ये है, उसके अंत में क्या होना चाहिए? छोटी या बड़ी, छोटा हो या बड़ा हो, छोटी री या बड़ी री, है ना, इनमें से कोई भी एक हो। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? ये देख रहे हो, देख रहे हो। तो क्या है? पूर्व पद के अंत में छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, री या ली हो। ठीक है, पूर्व पद के अंत में ली हो, है ना, ली हो, तथा उत्तर पद के पूर्व में। अब उत्तर पद के पूर्व में, ये उत्तर पद है, उसके पूर्व, ये पूर्व पद का अंत में और ये उत्तर पद के पूर्व में। तो ये देखो दोस्तों, ये तो कौन है? पूर्व पद। ये कौन है? पूर्व पद। और ये कौन है दोस्तों? उत्तर पद। ये कौन हो गया? उत्तर पद। तो ये कौन है? पूर्व पद का अंतिम। पूर्व पद के अंत में कौन है दोस्तों? ती है। और उत्तर पद के पूर्व में कौन है दोस्तों? ए है या नहीं? पूर्व पद के अंत में ती है, उत्तर पद के पूर्व में ए है। तो क्या करें? पूर्व पद के अंत में छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, री या ली हो, हाँ, तथा उत्तर पद के पूर्व में। अब ये कह रहे हैं इनको छोड़कर छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, छोटी री बड़ी री ली, है ना, को छोड़
दूसरा स्वर हो तो, दूसरा स्वर हो तो, है ना, छोटी और बड़ी के स्थान पर यह हो जाएगा, छोटा और बड़ा ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा और ली के स्थान पर दोस्तों ल हो जाएगा, ल हो जाएगा। ये बात है दोस्तों, है ना, ये कहानी समझनी है आपको। यानी पूर्व पद के अंत में छोटी बड़ी छोटा बड़ा री की मात्रा हो और उत्तर पद के सामने यानी इनको असमान स्वर हो, इसके जैसा नहीं हो, असमान स्वर हो, ई के सामने ई नहीं हो, ऊ के सामने ऊ नहीं हो, व के सामने व नहीं हो, है ना, ई के सामने ई नहीं हो, री के सामने री नहीं हो, है ना, ऊ के सामने ऊ नहीं हो, तो दोस्तों ई को यह बन जाएगा, ऊ को वह बन जाएगा, री को र बन जाएगा, ली को ल बन जाएगा। ये चीज आपको मेन समझनी है। बात में आ रही है? आ रही है ना? क्या कह रहा है कि ई के सामने ई नहीं होने चाहिए, ये तीनों हो सकते हैं। ऊ के सामने ऊ नहीं होना चाहिए, ऊ को छोड़कर ये तीनों हो सकते हैं। री के सामने री नहीं होना चाहिए, ये हो सकते हैं। यानी अगर ई के सामने ई आ गई दोस्तों, ई के सामने ई आ जाएगी तो ई और ई मिलकर बड़ी बन जाएगी, दीर्घ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यहां पर ये हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों, अपना जो एग्जाम्पल था, है ना, अपना एग्जाम्पल देख लेते दोस्तों। अपना जो एग्जाम्पल था पहला, उसने क्या कहा, अपना था प्रति प्लस एक। हाँ, तो ये क्या कहा दोस्तों, त के अंत में क्या है? ई है। त के अंत में क्या है दोस्तों? ई है। और सामने क्या है? ए। सामने क्या है? ए। तो यहाँ पे दोस्तों ई को क्या बन जाएगा? य। तो ये बड़ा अपने ई को क्या बन जाएगा? य, है ना। तो जैसे ही दोस्तों अब इसके अंदर से ई बाहर निकालेंगे तो दोस्तों त हो जाएगा हलन। त क्या हो जाएगा? हलन। तो इसका रूप क्या बनेगा? प्रत, सॉरी क्या बन जाएगा दोस्तों? प्रत ई, छोटी की मान छोटी, तो क्या बनेगा? प्रत ई बन गया। और सामने क्या है दोस्तों? अपने एक दे रखा है, सामने एक का एक हो जाएगा। सामने एक दे रखा, एक का एक। अब क्या कहा अपने सुनने यण संधि, वो क्या कहता है? इस ई को क्या हो जाएगा दोस्तों? य हो जाएगा। इस ई को क्या हो जाएगा? य। तो प्र का तो दोस्तों प्र, तब ई बाहर निकली तो हलंत हो गए, तो हलंत का हलंत आ गए यहाँ पे। अब सामने किसकी मात्रा है दोस्तों? एक की, ये एक की मात्रा आ जाएगी। तो प्रति प्लस एक बराबर क्या बनेगा दोस्तों? प्रत्येक बन जाएगा। प्रति प्लस एक का क्या बना दोस्तों? प्रत्येक बन जाएगा। उसी प्रकार दूसरा बन जाएगा दोस्तों, पेपर में आ गया इति प्लस आदि। क्या बना दोस्तों? इति प्लस आदि। अब देखो दोस्तों, तो के अंदर ई की मात्रा है ना, तो ई का तो ई बाहर जाएगी, तो क्या हो गया? हलन। अब अपन ई को बाहर निकाला, ई का ई प्लस सामने किसकी मात्रा है? आदि, ये आदि का आदि, आदि का आदि हो गया। अब देखो दोस्तों, इस ई को क्या बन जाएगा? य बन गया। तो इस ई का तो ई रह गया, तो त का त हो गया, त का त। अब ये आ की मात्रा इसमें आ गई, है ना, आ की मात्रा इसमें गई, तो ये आ की मात्रा की और दी का दी। तो इति प्लस आदि बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों? इति आदि बन जाएगा। यानी इस ई को क्या बन गया? यह बन गया। और सामने जो मात्रा है वो मात्रा आ जाएगी। उसी प्रकार देखो दोस्तों, और भी है। क्या कह रहा है तीसरा? तीसरा कह रहा है यद्यपि। क्या कह रहा है दोस्तों? यद्यपि। क्या कह रहा है? यद्यपि। अच्छा मैंने बना दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, अगला देख लो क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है, दूसरा देख लो, कोई बात नहीं दोस्तों, अपने और भी बहुत सारे हैं, है ना। क्या कह रहा है? जननी प्लस अपी। क्या कह रहा है दोस्तों? जननी प्लस अपी। अब देखो वहां छोटी की मात्रा थी, यहाँ कौन सी मात्रा दोस्तों? बड़ी की मात्रा। वेरी गुड। अब यहाँ पे न के अंदर की मात्रा, सामने कौन है? उसने क्या कहा? असमान स्वर हो। क्या हो? असमान स्वर हो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ज न ई को बाहर निकाल दिया, ये लो बड़ी की मात्रा होगी प्लस अपी का क्या बन जाएगा दोस्तों? अपी।
अपी का क्या बन गया अपी। अब यहाँ जो ये बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों, कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो इस ई को क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ई को यह बना तो जनन्य, जनन्य। अब यहाँ पे जो यह लिखा दोस्तों वो यह क्या था, हलंत था। यह क्या था दोस्तों, हलंत था। यह व सारे हलंत थे। अब यहाँ पे जो अ की मात्रा यह मांगी तो यह पूरा हो गया और पी का पी, है ना। तो जननी प्लस अपी बराबर जनन्य अपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, जनन्य अपी बन जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों देखो अगला, अगला क्या कह रहा है दोस्तों, इति प्लस आसी। क्या कह रहा है दोस्तों, इति प्लस आसी। क्या कह रहा है दोस्तों, इति प्लस आसी। धन भी कहते हैं, आपको मैंने शुरुआत में कह चुका हूं कि लोग धन ज्यादा बोलते हैं, बहुत सारे टीचर धन भी बोलते हैं और खूब सारे मैथ जैसे टीचर भी प्लस बोलते हैं, है ना। तो क्या कह, इति प्लस आसी। अब देखो दोस्तों क के अंदर ई की मात्रा है तो क्या बनेगा, ई का ई त बाहर जाएगा तो त हलंत हो गया, है ना। और इस ई को अपन ने बाहर निकाल दिया, है ना। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है प्लस, प्लस क्या कह रहा है दोस्तों, आसीत। क्या कह रहा है दोस्तों, आसीत। अब क्या करेंगे दोस्तों, ई का तो क्या रह जाएगा, ई हलंत का हलंत। अब इस ई को क्या करेंगे दोस्तों, यह क्या है, हलंत है। सामने किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो दोस्तों इसके अंदर किसकी मात्रा थी, आ की मात्रा, आ की मात्रा आ गई, शीत का शीत। तो इति प्लस आशीत बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों, इत्या शीत बन जाएगा, है ना। उसी प्रकार दोस्तों अगला बन जाएगा, पांचों एक और एग्जाम्पल देख लो दोस्तों। अगला क्या कह रहा है, यदि प्लस एवं, यदि प्लस एवं। क्या कह रहा है, यदि प्लस एवं। अब देखो दोस्तों दो में किसकी मात्रा है, ई की, तो द का द अपन इसको ब्रेक से लिखते हैं। अभी को बाहर निकालते हैं, जिसको बाहर निकालेंगे तो द क्या हो जाएगा दोस्तों, हलंत हो जाएगा। प्लस प्लस एवं का एवं हो जाएगा, एवं का एवं हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों, य का य, द ई को यह बना दिया तो द और यह मिलकर क्या बनता है दोस्तों, य बनता है ना। अब मात्रा किसके दोस्तों, एक की, ये लो एक की, तो क्या वम। तो यदि प्लस एवं बराबर क्या बनेगा दोस्तों, यद्येवम। यदि प्लस एवं बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों, यद्येवम बन जाएगा। अब यहाँ कोई दिक्कत है तो बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। चलो आगे अगला देखो, अगला क्या कह रहा है दोस्तों, ये अपन ने अभी सारे पढ़े थे ई के, है ना दोस्तों। अब अपन दोस्तों दो तीन एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं ऊ के। किसके पढ़ते हैं, ऊ के। तो ऊ के एग्जाम्पल में क्या कह रहा है दोस्तों, पहला कह रहा है सु प्लस आगतम। क्या कह रहा है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल कह रहा है सु प्लस आगतम। क्या कह रहा है दोस्तों, सु प्लस आगतम। अब आपने क्या देखा, ऊ के सामने कौन है, असमान स्वर है। क्या है दोस्तों, असमान स्वर है। तो स का तो स, ऊ को बाहर निकाल देंगे, सामने क्या हो जाएगा, आगतम हो जाएगा। अब क्या होगा, स हलंत है तो स हलंत का हलंत, इस ऊ को क्या बन जाएगा दोस्तों, ऊ को बन जाएगा व। तो व सामने किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, ये आपकी मात्रा, गतम का गतम। तो सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। ये दोस्तों एग्जाम में कई बार आ चुका है और कई बार और भी आएगा, है ना। कई बार आ चुका है और कई बार आएगा, इसलिए अच्छा सा पढ़ लेना, है ना। तो सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम, ऐसा भी पूछते हैं और हिंदी में पूछते हैं दोस्तों, स्वागतम के अंदर उपसर्ग कौन सा है। स्वागतम देता है, लड़के कंफ्यूज, बोले यार मैं तो कभी देखा ही नहीं है, पहली बार देखा ये तो स्वागतम में दोस्तों सु उपसर्ग होता है। स्वागतम में कौन सा उपसर्ग होता है दोस्तों, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। अब दोस्तों इसके अंदर एक और देख लो एग्जांपल, क्या कह रहा है, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। तो इस ऊ को क्या बन जाएगा दोस्तों, अ का ऊ बाहर निकाला तो ऊ का ऊ न हलंत हो गया, प्लस अय, प्लस अय। अब जोड़ेंगे तो दोस्तों इस ऊ को क्या बन जाएगा, ऊ को बन जाएगा व, है ना। अ का अ न हलंत है, ये हलंत ना, यह इसमें आ जाएगा तो अनु प्लस अय बराबर
अन्वय। क्या बनेगा? अन्वय। उसी प्रकार एक और एग्जांपल देख लो दोस्तों, बहुत अच्छा एग्जांपल में पेपर में कई बार आ चुका दोस्तों। क्या कह रहा है? वधु प्लस आगम, वधु प्लस आगम, वधु प्लस आगम। तो देखो दोस्तों, व का व, उ बाहर जाएगा, ध हलंत हो गया, है ना। ये उ का उ प्लस आगम हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, इस ये जो उ है, इस उ को क्या बन जाएगा? व। आप ऊपर लिखा है मैंने, है ना, ई को या उ को व, तो इस उ को क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। अब जोड़ो, व का व, ध हलंत है ना, ये ध हलंत का हलंत, किसकी मात्रा? आ की, ये आ की मात्रा। तो वधु प्लस आगम बराबर वधवा गम। इस प्रकार दोस्तों आपके उ का हो गया। अगला कौन सा कह रहा है दोस्तों? री का। री का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो री का में क्या कह रहा है दोस्तों? पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। अब देखो दोस्तों, इस री को र बनता है, जैसे ही री को बाहर निकालेंगे तो क्या? पीता प्लस र, पीता र हो गया, री को बाहर निकाला, सॉरी दोस्तों, पीता री हो गया प्लस आज्ञा। अब अपन क्या कह रहे हैं? कह रहा है री को र हो जाता है, ये लो भाई साहब, री को हमने र कर दिया। फिर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, त और र मिलकर के क्या बन जाता है? त्र बन जाता है। त और र मिलकर क्या बन जाता है दोस्तों? त्र बन जाता। पित्र आज्ञा का आज्ञा, तो पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों? पित्राज्ञा। उसी प्रकार दोस्तों मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, है ना, मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश। और लास्ट बचा दोस्तों एक और एग्जांपल, वो है आपका ली का। पेपर में इतना अच्छा आता है दोस्तों, ली प्लस आकृति। लगभग इसका एक ही एग्जांपल है, और ये एक ही एग्जांपल दोस्तों पेपर में आता है। ली का बनता है ल, तो ली प्लस आकृति, इस ली का बना देंगे ल, सामने किसकी मात्रा है? आ की, ये आ की मात्रा आ गई, तो ली प्लस आकृति बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों? लाकृति बन जाएगा। तो ली प्लस आकृति बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों? लाकृति बन जाएगा। बहुत ही अच्छा एग्जांपल दोस्तों, ली प्लस आकृति बराबर लाकृति बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अपनी एड़ संधि हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।